नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज कहानी कुर्सी की में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ सरकार है जो एक्शन में है, तो इसके साथ ही साथ फुल ऑन सियासत भी जारी है। कल आरोपी मोहित खान की अवैध बेकरी पर योगी का बुलडोजर चला था, अब उसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। आज इस मामले में तीसरे पुलिस वाले पर एक्शन हुआ है। भदरसा पुलिस चौकी में तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड किया गया है। वहीं आज बीजेपी का एक डेलीगेशन थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचने वाला है। ये डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। योगी सरकार के इस एक्शन के क्या मायने हैं, ये हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। एक के बाद एक बयान जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव कल डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे। अखिलेश यादव आज ये कह रहे हैं कि इस मामले पर राजनीति बंद होनी चाहिए और पीड़िता को अच्छे से अच्छा मेडिकल इलाज मुहैया करवाना चाहिए। तो शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि इस मामले में नार्को टेस्ट होना चाहिए। इस पर करेंगे चर्चा। ये पहले आपको सुनवा देते हैं शिवपाल यादव ने क्या कहा है। इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। और ये केवल राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि वहाँ पर उपचुनाव है, बदनाम करने के लिए। केवल ये उस वहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का उपचुनाव अब हारे हैं, जो अयोध्या में हारे हैं, तो इनके मन में जो टीच है तो इस जो दोषी उसमें पुलिसकर्मी थे जो कार्रवाई नहीं कर रहे थे वो भी सस्पेंड हुए हैं। और सरकार हमेशा गरीबों के साथ, कमज़ोरों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। जैसे आज एनडीए की सरकार है यूपी में, तो उसको बुलडोजर के नाम से लोग जानते हैं। डर है, बुलडोजर का नाम आने पर कलेजा कांप जाता है। ये सरकार का भय। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, संरक्षण मिलता था। और समाजवादी पार्टी की समूह से बोल रही है, जब उसी का नेता अपराध कर रहा है। मोहित खान पर आरोप लगे हैं। मोहित खान नगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का, और उसी मोहित खान के इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी की जो पूरी पटकथा है वो घूमती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी कभी डीएनए टेस्ट की बात करती है, कभी नार्को टेस्ट की बात करती है, कभी चुनावों की याद दिलाती है, और आने वाले चुनावों में बीजेपी इस मुद्दे का फायदा उठाएगी और जानबूझकर फंसाया जा रहा है समाजवादी पार्टी को। ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी और अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आपसे मैं समझना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हमें पीड़िता को इंसाफ दिलाना है। अखिलेश यादव अपने हर ट्वीट में या उनके नेता के जितने भी बयानों को आप सुनेंगे वो कहते हैं पीड़िता के साथ हम खड़े हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नार्को टेस्ट करा लीजिए, आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए। आप कहना या करना क्या चाहते हैं? 3 दिन से हम लोग इसी पर बात कर रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि इस पर चर्चा भी क्या करें। आज तक के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ होगा, नेता चुप हो जाता है उसकी पार्टी का। ये कोई सपा का मसला नहीं है। किसी भी पार्टी का नेता जब फंस जाता है तो चुप हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा शर्म तो आती है ना, शर्मसार होता है। उसको लगता है कि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो वो चुप हो जाता है। लेकिन बोलना तो कवर फायर देना, उस दुष्कर्मी, उस पापी को, उस घृणित जो आरोप है उसके ऊपर, उसके साथ खड़े हो जाना। और यहां तक चलो मान लेते आपको मोहित खान दिख रहा है, आपको राजू खान दिख रहा है, आपको लगता है कि राजनीति करनी है, लेकिन आप दूसरा वाला बहुत खतरनाक है जिसकी चर्चा ठीक से होनी चाहिए। आप डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वो बच्ची है
जो नाबालिग बताई जा रही है, उस बच्ची के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। ये कोई सामान्य छेड़खानी का मसला नहीं है कि किसी ने छेड़खानी कर दी, किसी ने गुड टच बैड टच कर दिया, कोई कुछ लिव इन में रह रहे थे, कुछ गड़बड़ हो गया। ये एक नाबालिग बच्ची को बूढ़े मोईद खान ने अपनी बेकरी पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, वीडियो बनवा लिया, अपने नौकर से भी दुष्कर्म कराया, वीडियो बनाकर उसे वायरल करा दिया। एफआईआर के लिए जब वो गर्भवती हो गई तो उसकी मां गई, फिर भी पुलिस वालों पर उसका इतना रसूख था क्योंकि उसी के घर में चौकी चलती थी, सपा के समय में वो चौकी बनी थी। 30 घंटे लग गए वहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों को और निषाद पार्टी के लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। वो भी कब? जब एक योगी आदित्यनाथ जैसा शासक बना हुआ, जो आप देख रहे हैं भी कि बुलडोजर चल रहा है, जो है वो टूट रहा है। इसका मतलब जरा समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति में अपने विशेष वोट बैंक को बचाए रखने लिए किसी हद तक जाएंगे। और यही अखिलेश यादव थे ना, 2012 में मुख्यमंत्री थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ी कि ऐसे तो कल को आप आतंकवादियों को पद्म भूषण और पद्म विभूषण की सिफारिश कर देंगे। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसी टिप्पणी किसी उच्च न्यायालय ने नहीं की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो बड़े कलेजे वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने तो तय कर लिया है, जो करना हो कर लो, मेरा क्या कर लोगे। 37 सीट छोटी नहीं होती है। और मैं लगातार इस बात को अब पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, अयोध्या के लोग रो रहे हैं और इनको दूसरे तरह से उन्हीं पर हमला करना है। अयोध्या ने ही अखिलेश जी का बड़ा माहौल बनाया है, अयोध्या ही इनका माहौल अब बिगाड़ती दिख रही है। बहुत भारी पड़ने वाला है। अखिलेश यादव एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उनकी पार्टी एक के बाद एक बयान विजय जी देती हुई नजर आ रही है। ये तो समझ में आ रहा है कि आप एक धर्म विशेष के अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बयानों में झलक भी रहा है। लेकिन ये कोशिश अखिलेश यादव को कितनी भारी पड़ सकती है? आप दूसरी तरफ ये भी तो एक संदेश दे रहे हैं ना कि आप पीड़िता के साथ नहीं खड़े हैं, आप उस पर शक कर रहे हैं, आप उसके बयानों को झुठला रहे हैं। देखिए, राजनीति जो है, प्राची जी आप जो बात कर रहे हैं बहुत गंभीर बात है और एक संवेदनशील बात है, लेकिन राजनीति में इन दोनों ही चीज़ों की जगह नहीं है, न संवेदनशीलता की। और खासतौर से ये अयोध्या का जो मसला हम देख रहे हैं, लगातार पिछले दिनों काफ़ी चर्चा हुई है, हर्ष जी ने उस पर बहुत विस्तार से चर्चा कर दी। मैं दो बातें कर रहा हूँ। शिवपाल जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक कही है कि भाई चुनाव हैं, अभी वहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। तो यही तो चिंता हो रही है समाजवादी पार्टी को कि वहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। तो अब यदि वो मिल्कीपुर की सीट हार जाएंगे तो बहुत किरकिरी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ना भी जीते, मान लीजिए, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सीट है, सांसद की सीट थी, एमएलए से सांसद बन गए तो कम से कम वो तो जिता ही सकते हैं अपनी सीट को। तो ये तो प्रतिष्ठा की सीट समाजवादी पार्टी के लिए है। और दूसरा, राजनीति में कितनी बेशर्मी है या ताकत है, इसका अंदाज आप इससे लगाइए कि मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था मोहित खान का, कि वो 2012 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, दूसरी क्लास तक पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई धंधा नहीं जानते थे, अपराध करते थे। और इन 15 साल में आरोप यह है कि 50 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने बनाई है, 50 करोड़ रुपए की। तो इसका मतलब राजनीति में उन्होंने अपनी ताकत का, प्रभाव का, सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया। उससे पहले वो कांग्रेस में थे, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तो तब वो समाजवादी पार्टी में आ गए। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार की ताकत का भी इस्तेमाल उन्होंने वहाँ किया है। तो राजनीति में सत्ता का इस्तेमाल इस तरह से करना, और आप जो कह रहे हैं कि भाई ये संवेदनशील मसला, संवेदनशील है, लेकिन क्या हमारे यहाँ पर आजकल वोट इस तरह से पड़ते हैं? इस तरह से वोट ही नहीं पड़ते। अभी आप एक धर्म को लेकर, एक जाति को लेकर ये सब बातें कर रहे हैं, नहीं तो वो तो बच्ची के, मतलब इस अपराध पर कोई चर्चा करना भी हम लोग 3-4 दिन से इसी बात पर कर रहे हैं कि शर्म लगती है, तकलीफ होती है कि क्या चर्चा इस पर की जाए। और फिर कहेंगे आप नार्को टेस्ट, और शिवपाल जी ने कहा कि नार्को टेस्ट बीजेपी वालों का करवाइए, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो मतलब ये तो आपने उस पर नोटिस नहीं किया कि उन्होंने ये कहा कि बीजेपी वालों का नोटिस तो नार्को टेस्ट कराइए। तो ये तो मैंने पहली बार ही सुना है कि जो उनका नार्को टेस्ट हो, उसका मोइन खान का होता तो समझ में भी आता है कि भाई वो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट करवा ले तो सच समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अब इस पर क्या होगा, और विधानसभा का उपचुनाव समाजवादी पार्टी की नजर में है, ये बात ठीक है। लेकिन क्या चुनाव ही सब कुछ है समीर जी? ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर आप चुप हो जाएंगे, और आप चुप्पी के साथ साथ अगर बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे जो चुभने वाला है। आप सोचिए, वो पीड़िता और पीड़िता के परिवार वाले जब अखिलेश यादव को सुन रहे होंगे, उनकी पार्टी के नेताओं के बयानों को सुन रहे होंगे, आप तो धमका भी रहे हैं ना जाकर, और फिर झुठला रहे हैं कि हमारे नेताओं ने नहीं धमकाया, आप चाहिए तो आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए अस्पताल का। आप दुख तो पहुंचा रहे हैं ना।
देखिए, समाजवादी पार्टी से इसी तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है। जिस पार्टी के संस्थापक अगर ये कह सकते हैं कि लड़के से गलतियां हो जाती है, तो उनके वंशजों से और क्या उम्मीद करोगे? अखिलेश यादव उनके बेटे हैं, मुलायम सिंह यादव के, तो परिवार विश्व में तो अखिलेश यादव को यही मिला है। और जिस तरीके राजनीति अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, मुसलमानों की वो राजनीति करते हैं, यादवों की वो राजनीति करते हैं, तो ये उनका पक्ष बनता है राजनीतिक रूप से, और वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। इंसानियत छोड़कर लगता है इससे शर्म की बात है। और जिस तरीके से शिवपाल यादव का बयान आ रहा है कि नार्को टैक्स होना चाहिए, तो नार्को, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वहां के सांसद जो है अखिलेश उनका होना, पासी जी का, अवधेश प्रसाद जो है, उनका नार्को होना चाहिए। क्योंकि वो जिस तरीके से पत्रकारों ने जब उनसे पूछा था, तो वो आजकल अंग्रेजी बोलने लगे, अंग्रेजी में अपने आप को डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे मुझे मालूम नहीं है। डिंपल यादव करी, मुझे इस बारे में भी जानकारी नहीं है। डिंपल को दुनिया भर की राजनीति की जानकारी है, वायनाड में क्या हुआ उसकी जानकारी है, ओलंपिक में खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं जानकारी है, लेकिन उनके खिलाड़ी वहां पर क्या कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ये उनकी जानकारी में नहीं है। मुझे लगता है कि बेशर्मी की एक पराकाष्ठा है। और इतने घृणित और इतने गंदे काम के बाद समाजवादी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी के लोग उस बिटिया से मिलने गए? वो उसको धमकाने थाने गए थे कि 2000 रुपए ले लो और समझौता कर लो, आप अगर आप केस वापस नहीं करोगे तो आपको गायब कर दिया जाएगा, आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। इतने भयंकर घटना करने के बाद ही मुलायम सिंह यादव के बेटे और उनकी बहू अखिलेश यादव और डिंपल यादव की मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। डिंपल तो महिला है ना, उसको तो कम से कम बोलना चाहिए कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो। आप उसको पार्टी से निकाले, मोइन खान को, वो पार्टी में बना हुआ है। और अब मोइन खान का तो कल आ रहा है कि मोइन खान अकेला नहीं है, उसमें समाजवादी पार्टी के 2-3 और पदाधिकारी शामिल है जो इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है, अभी उनका नाम नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो स्थानीय इकाई है, सांसद से लेकर जितने विधायक और जितने पदाधिकारी है, सबका नार्को टेस्ट हो, तो पता पड़ जाएगा कि इसमें कौन कौन शामिल है। और मुझे लगता है कि कल तो बुलडोजर अभी चला दिया है योगी आदित्यनाथ ने, उनके बेकरी पर चला दिया है, उनके घर पर चले। और बाकी है जो लोग, जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, जो पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिख रहे थे, ये तो उनकी भी जिम्मेदारी है ना कि जब उनकी मां वहां पर एफआईआर लिखवाने गई तो मोइन खान वहां बैठा हुआ था थाने के अंदर, बिना एफआईआर लिखा उसको वहां से भगा दिया गया। तो मुझे लगता है कि वो थाना भी वहां से हटे और जो पुलिस वाले उसके अंदर शामिल है वो तत्काल बर्खास्त होना चाहिए वहां पर, और उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई और उनके घरों पर भी बुलडोजर चले। सिर्फ मोइन खान जिम्मेदार नहीं है, जिन्हें उसको अधिकार और कानून के अंदर काम करने का, एफआईआर करने की जिम्मेदारी थी, वो उस गुंडे, बदमाश और बलात्कारी का साथ दे रहे थे पुलिस वाले, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो असली चरित्र है, जो चेहरा है, वो जनता के सामने आ रहा है। जनता इन्हें उन्हीं के क्षेत्र में, मिल्कीपुर में जहां विधानसभा चुनाव है, इस बार सबक सिखा देगी। एक लाइन में जोड़ रहा हूं प्राची जी कि ये समाजवादी पार्टी बीजेपी की तो बात हो गई, लेकिन हमारे एलओपी साहब हैं जो रोज संसद में कहते हैं डरो मत, डराओ मत। तो वो रायबरेली से अयोध्या पहुंचे, उस लड़की को कहें, उसकी मां को कहें डरो मत, और समाजवादी पार्टी को कहें डराओ मत। या वो नारा कहाँ गया जो लड़की हूं लड़ सकती हूँ? लड़की के लिए नहीं लड़ सकते तो किसके लिए लड़ेंगे? अभी तो पूरा इंडिया गठबंधन चुप है ना, एकदम खामोश है, सबने चुप्पी साध ली है। रायबरेली से अयोध्या की क्या दूरी है? आप वहां पर सांसद हो गए हैं, अभी प्रियंका जी वहां पर प्रभारी रही थी, अब उनको शायद रायबरेली से नहीं लड़ना है चुनाव, या अमेठी से नहीं लड़ना है, उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ना है, तो वो अभी उनको शायद उसकी तकलीफ लड़ना है ना। कैसे बोलेंगे अखिलेश के साथ चुनाव लड़ना है, तो कैसे अखिलेश के खिलाफ जाएंगे? सेलेक्टिव अप्रोच है महिला अपराध को लेकर। अगर पार्टी का नेता जुड़ा हुआ है इस अपराध पर तो चुप्पी साध लेते हैं और दूसरी पार्टी से जरूर मुद्दा बना लेते हैं। आप कुछ कह रहे हैं हर्षवर्धन? इस पे सिर्फ एक लाइन जोड़ दूं, कई बार होता क्या है ना, ये हम लोगों को भी चर्चा करने पत्रकार के तौर पर, कि तुरंत कोई एक दूसरा मामला ला के कहा जाता है कि इस पे क्या बात की, अभी बीएचयू का बात की जा रही है बार बार। अब बीएचयू में जो मामला हुआ था उसकी बात कोई कर रहा है, या चलो अभी भी कहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी नहीं कि उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म बंद हो गया या कल कोई और परसों कोई घटना हुई है। उन सब घटनाओं पर उसी तरह से कलेजा कटता है जैसे इस पर है, लेकिन इस पर दिख रहा है कि वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता है, वो अपने रसूख, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है, और अखिलेश यादव उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी, जो अभी विजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई आप एलओपी भी हैं, आप पूरे विपक्ष की आवाज है, आपने पूरे विपक्ष को उसी खांचे में ले जाकर खड़ा कर दिया। और मुझे याद है हम लोग कहानी कुर्सी के शो में ही थे और उस वक्त चुनाव भी चल रहे थे, प्रज्वल रेवन्ना का मामला आया, हम लोग इंडिया टीवी पर 3 दिन तक उसको लेकर बात करते रहे, कोई कसर नहीं छोड़ी। गृह मंत्री को इंटरव्यू देना पड़ा और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और तो और जिसके वो पोते हैं यानी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, उनको तक को बोलना पड़ गया। क्या उनसे भी ज्यादा कड़ा कलेजा अखिलेश जी का हो गया है?
अभी तो हो ही गया है ना। आप जो सांसद बयान दे रहे हैं अवधेश जी, सांसद तो सीधे सीधे कह रहे हैं ना कि मेरी इतनी लंबी राजनीति है, किसी भी आपराधिक बैकग्राउंड वाले इंसान से मैं जुड़ा नहीं हूं, कोई गलत करता है तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं होता हूं। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि इस पूरे मामले में कोई इनोसेंट नहीं फंसना चाहिए। यानी 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया, वो प्रेग्नेंट है, अस्पताल में है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, और आपको ये पड़ी है कि कोई निर्दोष ना फंस जाए इस मामले में। देखिए, एक सप्ताह पहले एक घटना प्रकाश में आया है। एक सप्ताह में ये सारे बयान हमको जो दिखाई दे रहे हैं पिछले 3 दिनों के हैं। और परसों तो इंडिया टीवी ने ही उनको जब घेरा था तो उन्होंने क्या बोला था? पहले तो उन्होंने कुछ इधर की बात की, उधर की, फिर कहा कि नहीं, अयोध्या से एक पंडित जी या संत जी ने मुझे बताया है कि अभी बोलना नहीं है। उसके बाद पत्रकारों को डांटने लगे कि आप पत्रकार हो, आप जबरदस्ती पूछोगे, और उनको अंग्रेजी बोलने की समस्या पैदा हो गई है। कल वो एक टीवी पर बोल रहे थे कि मैं कल्प्रिट के साथ हूं। वो बजाबता एक नेशनल टीवी पर उनका बयान चल रहा है, वो कहना चाह रहे थे विक्टिम के साथ हूं, मैं कल्प्रिट के साथ हूं। नहीं, ये आपको क्या पता कि वो कहना चाह रहे थे विक्टिम के साथ? नहीं, जो बाद में बोला उन्होंने कि लड़की के साथ जो है, बात है, हो सकता है कि उनकी मंशा भी है, मंशा भी तो वही रही है। जो नेता, जो सांसद, जो उसके नेता कम से कम एक शब्द, और जिनका नाम विजय त्रिवेदी जी ने लिया है, पहले पार्टी के नेता को बचाना न बचाना वो भी छोड़ दीजिए, उस लड़की के पक्ष में एक सहानुभूति का ट्वीट करने के लिए, बोलने के लिए, जिनकी नैतिकता ने अंदर से अभी तक नहीं धिक्कारा हो, और जो आए बाएं कह रहा हूं, अभी अखिलेश जी का मैं पढ़ रहा हूं एक एक्सपर्ट कि माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपने पर्यवेक्षण में लेकर के उस बालिका की सुरक्षा सुनिश्चित कराएं, और जो राजनीति बदनीयत लोग हैं उनको राजनीति नहीं करने देंगे। अब आप बताइए कि ये नहीं कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करते हुए और दोषी के विरुद्ध उचित कार्रवाई हो, यह देखरेख करे कि पुलिस कर रही है कि नहीं कर रही है। इस घटना ने हम सबको तो निःशब्द किया है। सच बात यह है कि चाहे हर्षवर्धन जी हो, हम जो 4 लोग यहाँ कई दिनों से खड़े हैं, हमारे पास जो कुछ भी बोलते हैं वो शब्द छोटे हैं। खासकर ये विपक्ष के नेताओं की भूमिका को लेकर के सब छोटे हैं। इसमें शब्द कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन इससे पता चल रहा है कि हमारे देश की राजनीति में सत्ता बदलने के बावजूद जो रसूख वाले लोग हैं, जो हैसियत वाले लोग हैं, उनकी सत्ता तक अभी भी अंदर कितनी पहुंच है कि इतना होने के बावजूद लंबे समय तक वो आदमी निर्भीकता से थाना में बैठता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये पता चलता है कि क्या था, और ये भी पता चलता है कि समाजवादी पार्टी और ऐसे शासन में किन लोगों को किस तरह का संरक्षण मिला होगा। तो अब लेकिन इस घटना से जो मेरी समझ में आ रही है कि हम लोग मोहित खान को शायद कोई छोटा मोटा आदमी मान रहे थे। अगर कोई वो छोटा आदमी होता सामान्यता, तो केवल उसके मजहब तो है ही है, उसके कारण वहां का सांसद भी चुप रहे, अखिलेश यादव चुप रहे, राहुल गांधी चुप रहे। इसलिए इसकी तो थोड़ा व्यापक रूप से छानबीन करनी होगी कि ये किस प्रकार का माफिया है जो सरेआम इस प्रकार की घटना कर रहा है, जिसने वीडियो बनाया है और उसके बारे में पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए इसका ये एक ऐसा पहलू है कि क्या उसने ऐसा पहले भी किया है और वही पुलिस उसकी रक्षा करती रही है? अगर ऐसा नहीं हो, अगर हैबिचुअल व्यक्ति नहीं होगा, तो इस केस में तो इतना घबरा जाएगा वो कि उल्टा पुल्टा बोलने लगता हो। उसका न घबरा जाना भी बताता है। लेकिन मैं तो केवल इस देश में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो इसमें एक्टिविस्ट हैं, और जो हमारे लुटियंस मीडिया है, जिसको कई बार कुछ लोग खान मार्केट गैंग का कहते हैं, उनकी भी नैतिकता कहां है इसमें? ये नैतिकता का पतन कैसे हो रहा है? एक वीडियो कम से कम किसी का 2 नहीं बयान आ और रहा आए हैं, उन बयानों को सुनेंगे। विजय जी 2 बयान सुनवाती हूं, उन बयानों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजनीतिक दलों को अपना राजनीतिक फायदा साधने के लिए कैसे अपनी नैतिकता का वो पतन कर रहे हैं। बहुत शर्मसार कर देने वाले बयान सामने आ रहे हैं। एक तो अफजाल अंसारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपराधी का जाति धर्म नहीं होता। गाजीपुर में रेप का आरोपी ठाकुर जाति का है, मैं जानना चाहता हूं कि उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। यानी दूसरी घटना को लेकर, अयोध्या वाली घटना को छोटी बताने की कोशिश की जा रही है, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है। एक और बयान जो समाजवादी पार्टी के नेता का आया है, अबू आजमी साहब, वो ये कह रहे हैं कि लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम नहीं मिल पाता, इनको 5 मिनट में मिल गया। बहुत सारी पीड़िता को समझा पढ़ाकर बुलवाया जाता है। अब इससे शर्मसार कर देने वाला बयान क्या आएगा कि आप पीड़िता पर पहले सवाल खड़े कर रहे थे, आप नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, आप पीड़िता के बयान की सत्यता की जांच हो, इस तरीके की बातें कर रहे थे। अब आप ये कह रहे हैं कि पीड़िता की मां की मुलाकात अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है तो ये कैसे संभव हो गई?
क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलने का समय तो मिल नहीं पाता है। 5 मिनट में समय भी मिल गया, पीड़िता की मुलाकात भी हो गई, परिवार की मुलाकात भी हो गई। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पीड़िता को समझा पढ़ाकर बुलवाया जाता है, यानी वही लाइन जो समाजवादी पार्टी की लाइन है कि आप राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा कर रहे हैं, आप जाति धर्म देखकर ऐसा कर रहे हैं, यादव और मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं। और इसी दिशा में अबू आजमी का ये बयान समझा जा सकता है। विजय जी बिल्कुल ठीक है। और अफजाल अंसारी साहब ने जो कहा ना कि वो जौनपुर में एक था, जाति नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। फिर उन्होंने खुद ने लिखा है कि ठाकुर जाति का है वो जौनपुर वाला, लिखते कि भाई बोला है ना उन्होंने कि जौनपुर अपराध, हाँ, गाजीपुर में रेप का गाजीपुर में ठाकुर जाति का। तो फिर वो एक तरफ कह रहे कि जाति नहीं देखनी चाहिए, फिर खुद ही देख रहे हैं ठाकुर जाति, कहते कि भाई अपराधी है उसको पकड़िए। लेकिन मैं हर्ष जी से सवाल करना चाहता हूँ, राजनेताओं को तो हमें बहुत रोज गाली देते हैं, हर्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि हर्ष जी जैसे पावरफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो लोग हैं, इनके बहुत सारे मित्र हैं, वो क्यों चुप रहते हैं, उस पर नहीं बोलते हैं हर्ष जी? नहीं, उनको डर लगता होगा। समाजवादी पार्टी जिस तरह की गुंडागर्दी वाली भाषा पर आमादा है, उनको डर लगता होगा, वो बोलने में सोचते होंगे, संकोच करते होंगे, क्योंकि किसी को भी सार्वजनिक तौर पर गाली गलौज से थोड़ा सा डर लगता है। और हो सकता है कि वो बड़े लोग बन ही इसीलिए गए हों, ज़्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर, कि वो इन सब चीज़ों से बच जाते हों। भाई उनको तो हो सकता है सीधे संबंध हो, सीधे बातचीत होती हो। अब हम लोग तो सामान्य पत्रकार हैं, तो हमें तो बोलना पड़ेगा, हमारे पास और कोई पूंजी है नहीं, यही पूंजी है। और मैं तो सच में समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर जिस तरह से पूरा कैंपेन चल रहा है। नहीं, वो तो खैर गालियां दे रहे हैं, वो तो घर परिवार सबको गालियां दे रहे हैं, जाने क्या क्या बोल रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये सवाल खड़ा करने पर वो ये सब बोल रहे हैं, तो मेरे कहे को और ज्यादा पुख्ता कर रहे हैं, अखिलेश यादव का नुकसान कर रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो गालियां इस तरह से दे रहे हैं तो वो तो अखिलेश यादव को और नुकसान कर रहे हैं। अखिलेश यादव उससे बेहतर तो होंगे नहीं। समाजवादी पार्टी ने उसको पार्टी से तो निकालना छोड़िए, अभी तक अध्यक्ष पद से नहीं हटाया है, केवल आलोचना छोड़िए ना, पूछा तक नहीं है अभी तक वो आदमी जो है वो देखिए, वो अध्यक्ष पद जो पर पार्टी उसका नाम नहीं ले रही है, मोहित खान को बचा रही है। मान लीजिए कि मैं राहुल गांधी हूं, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए चक्रव्यूह बना दिया है मोहित खान के इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी ने बचाने के लिए। फिर 6 लोग गिनाएंगे आप भी? अब वो 6-7 हो ही गए होंगे अब तक तो। अबू आजमी सबने तो बोल दिया तो उतने हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता विधायक रहे, इनका तो महाराष्ट्र विधानसभा में बयान है। जब ऐसे ही एक रेप केस महाराष्ट्र का हुआ था, विधानसभा में चर्चा हुई थी, तो अबू आजमी कहते हैं उसी समय ये मामला हुआ था, तो उस समय अबू आजमी कहते हैं कि क्या गारंटी कि उस मुस्लिम लड़के ने किया है, वो हिंदू लड़की ने जबरदस्ती की उस लड़के के साथ की होगी। एक बार सुनवा देती हूं। 2-2 हजार रुपए देकर आरोप लगवाए जाते हैं, बोले ऐसे ही अभी भी कुछ कह रहे हैं ना। मैं समीर जी एक बार सुनवा देती हूँ, क्या कहा है अबू आजमी ने। पीड़िता का बयान मानता है, बहुत सारी पीड़िता ऐसी हैं जिनको समझा बुझा के बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री से 5 मिनट में मुलाकात हो जाती है, लोग चिल्लाते हैं मिलने के लिए, मुलाकात नहीं होती है, ये मुख्यमंत्री के पास जाकर फौरन बात कर लेती है। मैं उस पीड़िता के साथ हूँ, पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, परंतु जो देश का संविधान का प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए। बार बार समाजवादी पार्टी का नेता मुसलमान ये दिखाया जा कि मुसलमान है, समाजवादी पार्टी का रहता है। मैं पूछता हूँ ये समाजवादी पार्टी या मुसलमान दिखाने की ज़रूरत क्या है? जो भी शख्स ऐसा है, ये जानबूझ करके मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये दो बातें समझ नहीं आती समीर जी। एक तरफ आप कह रहे हैं पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ आप उतने ही गर्व से कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है, वो मुसलमान है, इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। कैसे दिलवाएंगे आप इंसाफ जब आप खड़े हैं आरोपी के साथ? देखिए, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उस अपराधी के साथ, उस दरिंदे के साथ खुलकर खड़े हैं, पूरी समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है, तो अबू आजमी तो समाजवादी के पुराने नेता है, मुलायम सिंह के चेले रहे, मुलायम सिंह के भक्त रहे, तो उनको तो खड़ा रहना ही पड़ेगा। और अबू आजमी तो ये वही है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में जब ऐसा ही मामला उठा था, तो अबू आजमी ने समाजवादी पार्टी के विधायक होने के नाते कहा था कि ये तो आरोप 2-2 हजार रुपए में लगते हैं, आप कहो किस पे आरोप लगवाना है, मैं कल 2 हजार रुपए दूंगा, आरोप लग जाएगा। और फिर ये कहा था कि ये लड़का की क्या जिम्मेदारी है, हो सकता है लड़की ने उसके साथ बलात्कार किया और लड़के पर आरोप लगा दिया हो। ये अबू आजमी के सदन में दिया गया बयान था। और अबू आजमी का जो बेटा फरहान आजमी है, वो तो अपने पिता से भी 2 कदम आगे है। हालांकि ठीक है कि उसने फिल्म अभिनेत्री से शादी की, आशिया ठाकरे से शादी करी है, लेकिन वो अपने पिता से 2 कदम आगे। वो तो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे अब जब कह रहे थे कि मैं राम मंदिर जाऊंगा दर्शन करने, तो बोल रहे थे कि मैं भी जाऊंगा राम वहां पर अयोध्या में, और वक्त आने पर उसी राम मंदिर की जगह में वापस मस्जिद बनाऊंगा, और जितने लोग हमारे मारे गए उसके समय उतने हिंदू भी मारे जाएंगे।
तो ये उस मानसिकता के लोग हैं अबू आजमी और उनका बेटा, उनकी समाजवादी पार्टी, जो जानते हैं कि पूरी राजनीति मुसलमानों के दम पर चलती है, अल्पसंख्यक वोटों के दम पर चलती है, और जिनकी वो राजनीति करते हैं उनका वोट खसक न जाए, ये समाजवादी पार्टी को भी डर है, ये कांग्रेस के राहुल गांधी को भी डर है, और बेटी हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी को भी इस बात का डर है कि अभी मुझे वायनाड से चुनाव लड़ना है, और वायनाड से कितने मुस्लिम वोटर्स है वो सब जानते हैं। इस बात को प्रियंका गांधी जानती है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, अगर वायनाड से चुनाव लड़ना है तो मुझे अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना होगा, अभी मुझे सांसद बनना है, और यही कारण है कि उस वोट के कारण राहुल गांधी भी चुप है, प्रियंका गांधी भी चुप है, सब चुप हैं, और जो बोल रहे हैं वो आरोपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, पीड़िता के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और एक नई बहस जो समाजवादी पार्टी छेड़ने की कोशिश कर रही है वो ये कि पहले अगर किसी भी लड़की के साथ ज्यादती होती है तो डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, तब उस पर यकीन किया जाएगा, या नार्को टेस्ट करवाया जाएगा, तब उस पर यकीन किया जाएगा, और तब शायद उसकी शिकायत दर्ज होगी और उसके साथ इंसाफ हो पाएगा। अभी तो समाजवादी पार्टी यही कहती हुई नजर आ रही है।